बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त वो मोड़ आ चुका है जब दोनों तरफ से फरीकैन ने एक दूसरे की पेशगी शराइत पर आमादगी का इजहार करने की बजाय एक दूसरे पर फिर से तानाजनी शुरू कर दी है। ये वो मौका था कि जब दोनों सियासी फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकते थे, लेकिन अभी हल्की फुल्की मौसीकी जारी है। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि अगर फौरी तौर के ऊपर किसी की शराइत पर आमादगी का इजहार कर दिया जाए तो उन्हें यह लगता है कि ये हमारे लिए पॉलिटिकल सेटबैक होगा, इसलिए अपनी फेस सेविंग के लिए दोनों तरफ से इस वक्त इनकार की सूरत सामने आ रही है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत से सियासी पंडित ये राय रखते हैं कि दोनों फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाएंगे। असेंबलियां तहलील करने का शायद मौका ना मिले, उससे पहले ही कुछ इशारे दिखाई देंगे जिससे नए इंतखाबात की तरफ वफाकी हुकूमत माइल होती दिखाई देगी। लेकिन वो कब वक्त आएगा? क्या 20 दिसंबर से पहले वो वक्त आ जाएगा या फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है अपनी धमकी पर अमल पैरा होती हमें दिखाई देगी? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर क्या कोई हलचल मच रही है या फिर कुछ दिनों के लिए सुकून पैदा हो चुका है? वफाकी हुकूमत इस वक्त किस सोच विचार के अंदर है? वफाकी इत्तेहादी जमातों के माबैन अभी तक क्या मुशावरत हुई है और किसकी तरफ से इनकार का सामना करना पड़ रहा है? इसी पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज PTI चेयरमैन खान साहब ने ये कहा कि मैंने मुज़ाकरात की बात की लेकिन उन्होंने गलत मतलब ले लिया। क्या खान साहब अब फिर से मुज़ाकरात की तरफ माइल नहीं होंगे या खान साहब अभी वफाकी हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यहाँ से दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। एक, आपने गुफ्तगू में के आगाज़ में जो बात की, मुज़ाकरात तो होंगे और अब मुज़ाकरात हुकूमत को मजबूरी की हालत में करना पड़ेंगे। मैं आपको सारी हकीकत खोल के रख देता हूँ। कप्तान को बड़े मुस्बत इशारे मिल रहे थे और कप्तान ने मुस्बत इशारों पे काम शुरू कर दिया था। कप्तान ने पहला छक्का मारा पिंडी के जलसे में जब इस्लामाबाद ना जाने का ऐलान करके इस असम्बलियों से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। उसके बाद कप्तान वापस आ गया, एक भी पत्ता ना टूटा, एक भी शीशा ना टूटा, बड़े बेहतरीन तरीके से सारे वापस आ गए। कप्तान के खिलाफ जो लोग प्लान बना के बैठे थे वो नाकाम हो गए। कप्तान की वापसी के बाद एक गिरफ्तारी होती है उसी रात को, फिर यह रद्द-ए-अमल सामने आने का खदशा होता है कि फिर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। कप्तान फिर भी रद्द-ए-अमल जरूर देता है लेकिन उस तरह सख्त रद्द-ए-अमल नहीं होता। उसके बाद कप्तान बाकायदा मीटिंगें करता है। मीटिंगें करने के बाद कप्तान को दोनों असम्बलियों में वाज़े तौर पर यह कह दिया जाता है कि आप जो जब जहां जैसा फैसला चाहे आप करें, हम आपके साथ हैं। सही। चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी मोनस लाई, महमूद खान, सब की तरफ से यह कह दिया जाता है। इवन सिंध में तो इस्तीफे भी जमा हो जाते हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर फिर दोबारा मुतहर्रक होते हैं कुछ लोग जो चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाया जाए। फिर कुछ इशारे कह लें, मुस्बत इशारे या किसी तरफ से कोई पैगाम, जो भी आप उसे नाम दे लें। और उस पर कहा जाता है कि खान साहब आप अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी लाएं और आप मुज़ाकरात की दावत दें। खान साहब बेहतरीन सियासतदान है, ज़िद्दी नहीं है। ज़िद्दी उस बात में है जिस बात पे ज़िद्दी होना चाहिए, वो है करप्शन के खिलाफ जंग, उस पर ज़िद्दी होना चाहिए। वो है कि करप्ट आदमी को माफ़ नहीं करना, उस पर ज़िद्दी होना चाहिए। वो है उस पर, और होना भी चाहिए, ऐसा हुक्मरान चाहिए भी था। अब खान साहब ने इशारा दिया कि मुज़ाकरात कर सकते हैं, इसका मजाक उड़ाया गया। अच्छा, इस पर फिर अब अचानक हुकूमत ने कहा जी हम अपने इत्तेहादियों से मशवरा करते हैं। इतने में जनाब यासर साहब, इतने में भतीजी, ये मैं आपको ख़बर जो दे रहा हूँ ना, ये मैं आपको कन्फर्म खबर दे रहा हूँ, इतने में भतीजी का भी और भाई साहब के भी तरफ से हुक्मनामा आता है। हुक्मनामा बड़ा सख्त आता है। हुक्मनामा ये होता है जी इमरान खान की किसी बात पे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं माननी, उसे छोड़े, ऐसे कि आपसे उसको टफ टाइम देना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बल्कि मैं कुछ गुफ्तगू यहाँ पे TV पे वो मुनासिब नहीं करनी कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं अपने चचा के लिए और चचा को जो हुक्मन जो कहा जाता है। अब इस सारे सिनेरियो के बाद मुस्लिम लीग नून के दो जो सबसे अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान फिर
जहाँ से इशारा मिलता उन्हें कहता भाई आप तो हमें ये कह रहे थे, आगे से ये हो रहा है, अब इससे बस ख़त्म। इमरान खान फिर आज वाज़ेह तौर पे ऐलान करता है ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, आपने मेरी चीज़ को गलत लिया है, अब तैयार हो जाए, ये मैदान, ये खेल गेम और ये गेम का मैदान। अब असल क्या मामला था वो जो लोग सब जानना चाहते हैं, असल मामला ये था कि प्लानिंग ये हो रही थी। उससे पहले हमने कल भी बताया था कि परवेज़ लाई को तोड़ने की कोशिश नाकाम, महमूद खान तक को तोड़ने की कोशिश, मेरे पास नाम मौजूद है जिसने महमूद खान से रब्ता किया, डायरेक्ट रब्ता किया गया जी, डायरेक्ट रब्ता किया, वो भी नाकाम। परवेज खटक से रब्ता किया, नाकाम। बाकी लोगों से रब्ते किए, नाकाम। प्लानिंग फिर इन्होंने ये की कि सिर्फ अगर हम पंजाब को बचा लें और परवेज लाई को ये यकीन दहानी करा दें कि आप हमारे वजीर आला के साथ साथ अगले वजीर आला भी आप होंगे, अगले वजीर आला भी आप होंगे, और ये असम्बलियां मजीद वक्त निकालेंगी। फिर आइन का एक आर्टिकल तैयार किया गया, निकाला गया कि जिसके तहत इलेक्शन कमीशन कहेगा, ये बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि मुल्क में इलेक्शन के लिए मुआशी हालत के हालात जो है इसके तहत हमारे पास पैसे भी नहीं है और हम अभी इलेक्शन नहीं करा सकते। फिर वो 1 साल की मुद्दत मजीद असम्बलियों की बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, ये थी सारी प्लानिंग। हैरत अंगेज बात नहीं है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत ये कहती है आप असम्बलियां तहलील करें, हम इलेक्शन करवा देंगे, तो दूसरी तरफ अपने मफाद के लिए आपने तूल देना है, तो आपके पास जवाब भी मौजूद है। ये थी प्लानिंग। अब परवेज लाई से ये नाकाम हो गए, मोनस लाई से ये नाकाम हो गए, महमूद खान से ये नाकाम हो गए, परवेज खटक से ये नाकाम हो गए, ये जहां जहां इन्होंने कोशिश की हर तरफ से ये नाकाम हो गए। अब हर तरफ से नाकाम होने के बाद क्या होता है, अब नाकामी के बाद ये एक और कोशिश करते हैं, और वो कोशिश होती है कि दोबारा से किस तरीके से लालच, दौंस, धांधली या कोई किया जाए। उस पर भी नाकाम होने के बाद ये कहते हैं कि अब इस तरह करें कि बड़े साहब से पूछते हैं, बड़े मियाँ साहब से बाऊजी से बात होती है, बाऊजी सख्त रवैया इख्तियार करते हैं। उस सख्त रवैये के बाद आप ये जवाब देते हैं। जैसे ये जवाब देते हैं तो कप्तान भी फिर आगे से तगड़ा जवाब देता है। कप्तान क्या आज तगड़े जवाब के फौरी बाद, यासर खबर ले, तगड़े जवाब के फौरी बाद 1 घंटा भी नहीं निकाला इन्होंने और ईवान ने सदर से राब्ते शुरू कर दिया। और फिर एक शख्सियत जिसकी तरफ से मुस्बत इशारे आ रहे थे, उसने फिर कहा कि खान साहब से ये कहे कि इस हफ्ते का वो हमें टाइम दे दे, अगर इस हफ्ते में हम मामला दुरुस्त ना कर सके तो फिर आप जो करेंगे हम बिल्कुल उस पर आपको मना नहीं करेंगे। अब खान साहब ने चंद दिन का यानी इस हफ्ते का टाइम दिया है। इस बार वैसे मुफाहमत की बादशाहत क्यों नहीं चल रही? मुफाहमत की बादशाहत ख़त्म होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुफाहमत की बादशाहत उस वक़्त थी जब लोगों को ये यकीन नहीं था कि कप्तान, देखें अक्सर लोगों को ये पता था कप्तान की हुकूमत है, हुकूमत ख़त्म हुई है, कप्तान के कैंडिडेट को वोट कोई नहीं देगा। अब तो कप्तान खंबे पे लिख के लगा दे तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार, वो भी जीतेगा। कप्तान ने साबित कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में कप्तान जीता, ज़िमनी इलेक्शन के बाद कप्तान जीता। उसके बाद मुझे एक बंदा बता दें जो छोड़ के गया, एक शख्स जिसका ईमान खरीदा गया, जिसका ज़मीर खरीदा गया, जिसका वोट खरीदा गया। वो ये भी तो डिपेंड करता है ना, शख्सियत के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। जिस तरह मौरूसी सियासत के ऊपर अगर चले जाएं तो उसका तो हमने नतीजा देख भी लिया ना। उसके अलावा खान साहब के पुराने जो दोस्त हैं, जो रफ़का हैं, जो खान साहब से अलहदगी इख्तियार कर गए, वो वापस आ जाएं तो क्या उन्हें वोट मिलेंगे? नहीं। एक तो पहली बात है, खान साहब ने फैसला कर लिया, खान साहब वापस ले ही नहीं रहे। मैं आपको ये भी खबर दे दूं। अच्छा, वो पिछले दिनों की जो एक खबर थी कि नहीं ले रहे, फैसला हो गया, नहीं ले रहे। अच्छा। और आपको ये बता दूं, आप कहते हैं प्रेशर, क्या खुसरो मुख्तियार पे प्रेशर नहीं पड़ा? क्या उनके भाई पे प्रेशर नहीं पड़ा? क्या उनके पास नैब की तरफ से एक शख्स नहीं गया? क्या उनको नहीं कहा गया कि आपको फलाना वफाकी इदारा जो है फला वक्त में गिरफ्तार कर लेगा? क्या उनको नहीं कहा गया कि आपके फला अकाउंट मंजमद कर दिए जाएंगे? इससे ज्यादा प्रेशर क्या है? बल्कि एक वक्त में तो इन्होंने यहां तक किसी को इतला पहुंचा दी कि जनाब आज रात 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सोशल मीडिया में शोर मच गया, लेकिन वो खड़े रहे, इसलिए कि अब जो भी कप्तान को छोड़ के जाएगा वो अपनी सियासत को छोड़ के जाएगा, कप्तान को नहीं छोड़ेगा,
अपने सियासी मुस्तकबिल को छोड़ेगा, अपना सियासी मुस्तकबिल ख़त्म करेगा। अब यासर इसके बाद अब ये कोशिश कर रहे हैं कि खान से 1 हफ्ते का टाइम लिया गया है और 1 हफ्ते में ये कोशिश करेंगे कि कप्तान के साथ मुज़ाकरात हों। कुछ तो ये है कि कप्तान को लगाते रखें, मुज़ाकरात में लगाए रखें और इस तरह टाइम गुजारते जाएं। कप्तान इन सबसे सियाना है। 2 चीज़ें आप ज़हन में रख लीजिएगा। कानून ये कहता है अगर कप्तान ने दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी तो उसके बाद चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई जो मर्जी हो, कानून के मुताबिक आपका पूल मुकम्मल नहीं होता और 65% आपकी असम्बली खाली होती है। 65% ना, हाँ, तो आपको ना तो 1 दिन ज्यादा मिल सकता है, किसी जगह भी आप कोशिश करके देख लें, और ना ही आप इलेक्शन के बगैर फिर रह सकते हैं। ये बाकायदा कानून है। तो ये कप्तान को पता है, कप्तान अपनी तैयारी करके बैठा है। ये उस चीज़ से बचने की इनको जो शख्स भी तीसरा है वो इसको कोशिश कर रहा है कि ये बच जाएं। दूसरी तरफ दूसरा ये है कि वो बाद में इलेक्शन अगर होते भी हैं, वफाकी हुकूमत करवाती भी है, तो वो तो 5 साल के लिए नामजद होंगे। वो फिर इस कलील मुद्दत के लिए तो नहीं ना होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वफाकी हुकूमत को इसका इदराक है, इसीलिए वो टामक मार। भाई 2 सूबों में जब हुकूमत फिर आ गई इनकी PTI की और आई भारी अक्सरियत से, फिर ये चाह के कराते हैं अक्टूबर में इलेक्शन, तो इलेक्शन तो इन्हीं सूबों में होंगे ना MNAs के, तो फिर एज किसको होगा? हुकूमत को, जो वहाँ पे मौजूद होगी। उसकी बात है। ये तो आपस में अब तो मुस्लिम लीग नून तकसीम हो गया। आपको खबर देता हूँ मैं, ये आप मुफ्ता इस्माइल और इसकी जो लड़ाई देख रहे हैं इसाक डार की, ये लड़ाई को आम सी लड़ाई है क्या? मुफ्ता इस्माइल किसकी विकेट का आदमी है? किस टीम में है? शहबाज शरीफ साहब की। हाँ, तो इसाक डार किस टीम में है? नवाज शरीफ साहब की। तो इसाक डार साहब तो बाख्तियार है। अगर खामोश करवाना हो तो मुफ्ता इस्माइल साहब को खामोश करवाया जा सकता है। मुफ्ता इस्माइल देखने में यही लगता है कि उनको ढील दी जा रही है। ढील दी नहीं जा रही। मुफ्ता इस्माइल साहब बहुत तंग थे। गालियां उन्होंने कहा, बल्कि एक जगह उन्होंने कहा गालियां भी मैं खाऊं, फैसले ये करें, अमल मैं करवाऊं और गालियां मैं खाऊं, और उसके बाद ये आगे ये सारा कुछ करे। या सर एक चीज इस पूरे सिनेरियो ने 3 चीजें साबित कर दी। पहली चीज, नवाज शरीफ बहादुर, ये एक नारा था ना, ये कहते हैं नवाज शरीफ बहादुर है, साबित हो गया बहादुर नहीं है। उसके बाद इसाक डार माशियत को संभाल सकता है, साबित हो गया नहीं। शहबाज शरीफ स्पीड, शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, साबित हो गया नहीं। और भाई ये तो बेनकाब हो गए हैं। इनको तो इस वक्त ने बेनकाब कर दिया। यासर, कोई एक मकतबा फिक्र का शख्स मुझे दिखा दें जो इनसे राजी है। आप सोयाबीन के मामले पे जो फड्डा हुआ है और जो जिस तरह वो मीटिंग में हुआ है, जिस तरह एक दूसरे पे इल्जाम लगे हैं, और जिस फिर तरह उसके सारा बाद कुछ वॉइस नोट आना और उसमें बाकायदा तौर पे गाली दिया जाना और फिर कहना कि तुम देखना चाहते हो तो देख लो आके, ये मामूली बात तो है नहीं। एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि 50 करोड़ रुपया उसके इवज रिश्वत मांगी जा रही है एक कंटेनर के इवज। तो मुझे एक बात बताए, ये इल्जाम सामने लगा है ना जी, ये इल्जाम आमने सामने बात हुई है ना, तो क्या इस पर कौन जवाब देगा? इसकी बात करते हैं यासर साहब। ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं शहबाज शरीफ साहब, नैब के केस ख़त्म करवाने के। इसाक डार साहब बेहतरीन वज़ीर ख़जाना है अपने मुकदमात ख़त्म कराने के। और मियाँ साहब बेहतरीन बहादुर आदमी है लंदन से यूरोप जाने के। मज़ा तो तब था ना, लंदन से पाकिस्तान, यूरोप से पाकिस्तान आते, यहाँ के हालात देखते, यहाँ की चीज़ें देखते, यहाँ पे कुछ देखते। या सर मुझे बता दें, पूरे राना साहब लंदन में भी हालात ख़राब हैं। लंदन में तो बड़ा ही कुछ ख़राब हो रहा है। हाँ, तो वो लंदन में हालात ख़राब हैं तो शायद उसकी बेहतरी के लिए कोई तजावीज़ दे रहे हो। हाँ, ये तो है। पाकिस्तान की तजावीज़ पाकिस्तान में नहीं देनी लंदन में ही है। तो इनको लंदन की शहरियत दें, वहाँ से इलेक्शन लड़े, ताकि कम अज़ कम हम भी कह सकें कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म, साबिक़ा वज़ीर आज़म अब लंदन का वज़ीर आज़म है। यार ये एजाज़ तो होगा ना पाकिस्तान के लिए, ये तो देना चाहिए। लेकिन यासर मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाला वक्त जो है ये PDM के लिए इतना अच्छा नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम 3 माह निकालेंगे और कप्तान को बातों में लगाएंगे,
फिर 3 माह बाद अचानक बड़े ऐलान करेंगे और अवाम में चले जाएंगे। सही। अब अवाम वो अवाम नहीं है, अब लोगों को पता है, अब हर शख्स को इल्म है। अब आप यहाँ पर बड़े मियाँ साहब छोड़ के 3 बड़े मियाँ साहब मिक्स करके भी लिए हैं, वो अवाम अब वो रिस्पॉन्स नहीं देगी। अवाम को पता चल गया यासर कि हालात क्या हैं, अवाम को पता चल गया किसने कहाँ पर किस तरह किया है। लोगों को इल्म में है कि लंदन से अगर यूरोप जाया जा सकता तो पाकिस्तान क्यों नहीं आया जा सकता। लोग अब ये पूछते हैं कि जनाब हमें किसके रहमो करम पे छोड़ के गए हैं। आज 5 रुपए किलो आटा महंगा हो गया, 5 रुपए किलो चक्की का आटा। क्या किसी मजदूर की तनख्वाह भरी, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह भरी, किसी एक की मुझे बता दें। आज मिफ्ता इस्माइल साहब की एक ट्वीट जो है वो ज़ेरे गर्दिश कर रही थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 150 रुपये लीटर पर पेट्रोल था तो उस वक्त एक ड्राइवर की तस्वीर लगाई गई थी कि मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद आ रहा हूँ। तो लोग अब उन्हें याद दिला रहे हैं कि हुजूर आपकी हुकूमत में कितने पे लीटर पेट्रोल है और ये ड्राइवर साहब किधर गए। वो ड्राइवर साहब जो है ना, वो ड्राइविंग की सीट पर बैठे हुए हैं और वो ड्राइवर साहब ही वज़ीर आज़म हैं, वो ड्राइवर साहब ही मौलाना फजल रहमान हैं, वो ड्राइवर साहब भी जो है ना आसफ अली जरदारी हैं, वो ड्राइवर साहब ही बिलावल भट्टो हैं, वो अहमद नूरानी हैं, वो जो है ना आफ्ताब शेर पाँव हैं, वो ईमन वली ख़ान हैं, वो ये सारे हैं। अच्छा, आप इसीलिए ये फिर आपने जो मिसाल दी है इसी वजह से वो फिर एक गाड़ी के अंदर जब 15 या 13 ड्राइवर बैठे हों तो गाड़ी पर चलाएगा कौन, ये गाड़ी जाएगी किधर, कोई इसीलिए अंदाज़ा नहीं हो रहा। कोई एक डिपार्टमेंट जिससे इनके मामला दुरुस्त हो, कोई एक जगह जहां पर ये ठीक हो, कोई एक अदारा जिसको ये दुरुस्त कर सके, मुझे बता दें। तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन इसलिए भाग रहे हैं कि इन्हें पता है कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। राना सनाउल्लाह कहते हैं ना, और वो कहते हैं साथ में आसफ अली जरदारी साहब भी कि हम इन्हें इलेक्शन हराएंगे, तो इलेक्शन करा दें। इंतजार किस बात का है फिर? किस बात का इंतजार है? इलेक्शन से इस वक्त भागने की कोशिश हो रही है, लेकिन आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पे तो आना पड़ेगा। वो धौंस धमकी से नहीं तो वो किसी और के इशारे पे आएंगे तो सही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। सियासी हालात पे मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा शेविदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि अगर ये असम्बलियाँ तहरील कर भी देते हैं तो उसके बाद भी इलेक्शन करवाया जा सकता है और सिर्फ उन्हीं नशस्तों पर करवाया जा सकता है जिन पे इस्तीफ़े दिए जाएंगे। तो ये बात कानूनी नुक्ता नज़र से किस हद तक सही है? इसमें सुकम क्या है? वफाकी हुकूमत किस चीज़ के ऊपर पर्दा डालना चाहती है? वो अपनी फेस सेविंग के लिए कौन से बयानात का सहारा लेना चाहती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से निकल जाती हैं तो क्या कुली तौर के ऊपर इलेक्शन होंगे या फिर 2 सूबों में ही इलेक्शन हो सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला एजेंडा क्या होगा? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली ज़फ़र साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली ज़फ़र साहब, एक ऐसा नुक्ता कि जिसके ऊपर पिछले कोई 2 हफ्तों से बहस ही जारी है, आप क्या समझते हैं कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से निकल जाएं तो फिर कुली तौर पे ही इलेक्शन वाहिद हल बचता है आईनी और कानूनी तौर के ऊपर, या फिर इन 2 सूबों में ही इलेक्शन होंगे? देखें जी, 2 पोजीशन हैं। एक तो कॉन्सेप्ट है कि आप रिजाइन कर दें असम्बलियों से, तो फिर तो असम्बली डिसॉल्व नहीं होती, सिर्फ उन नशिस्तों पे इलेक्शन होता है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का असेंबली को डिसॉल्व कर देता है तो 2 दिन के अंदर अंदर वो असेंबली खत्म हो जाती है और उसके बाद आइन कहता है कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। तो ये इसमें कोई शक नहीं, पता नहीं डिबेट क्यों हो रही है कि अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर KP के अगर कहते हैं कि हमने ये असेंबली डिसॉल्व करनी है तो फिर वो 3 महीने के अंदर अंदर नई असेंबली 5 साल के लिए इलेक्ट हो। जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक है, वो आइन ऐसी बात नहीं करता कि जरूरी नहीं है कि अगर पंजाब असेंबली और KP की असेंबली डिसॉल्व हो तो जो फेडरल हुकूमत है, जो नेशनल असेंबली है, वो भी डिसॉल्व होगी। ये जरूरी नहीं, आइन बात नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक तरह से उसको मजबूर हो जाती है जो
फेडरल हुकूमत है कि या जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी डिसॉल्व करें। अगर वो नहीं करते तो फिर जो अगला इलेक्शन नेशनल असेंबली का होगा वो ऐसी सूबाई हुकूमत के तहत होगा जो कि उनके वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, न्यूट्रल नहीं होगी, केयर टेकर नहीं होगी, वो किसी ना किसी पार्टी की हुकूमत होगी। सही। तो मसलन अगर पंजाब असेंबली डिसॉल्व होती है और केपीके असेंबली डिसॉल्व होती है और उसमें पीटीआई की हुकूमत आ जाती है तो फिर वो नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन अगर उसके बाद होगा तो वो पीटीआई की हुकूमत के तहत इलेक्शन होगा। और ये कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, पीटीएम नहीं चाहेगी, इसलिए उनको मजबूरन प्रैक्टिकली मेरी नज़र में नेशनल असेंबली को भी फिर डिसॉल्व करना पड़ेगा और इलेक्शन कराना पड़ेगा नेशनल असेंबली का भी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन के साथ साथ। अली जफर साहब, इस्तीफे कौमी असम्बली से दिए पीटीआई ने, कुछ नशिस्तों से इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन करवा दिए गए, बाकी नशिस्तों से इस्तीफे मंजूर किए या नहीं किए आज के दिन तक पता नहीं चल सका। लेकिन अरसा जो है वो अच्छा खासा हो गया, 3 माह से भी ज़्यादा ऊपर अरसा हो गया। तो कानून क्या कहता है? अब अगर ये उनमें कहते हैं जी अब हमने मंजूर कर ली है इस्तीफे 5 और इस पे इलेक्शन करा दें, तो क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? जी, जहाँ तक इस्तीफों का और उन इस्तीफों को मानने का और फिर उन पे सीटों पे इलेक्शन कराने का ताल्लुक है, आइन इस पे साइलेंट है, इस पे आइन ने सोचा नहीं है। और इसलिए ये पोजीशन ऐसी है कि जहां पीटीआई ने जो मेंबर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, कुछ उनकी जो रिजिग्नेशंस हैं वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं और उस पर इलेक्शन भी हो गए हैं, और बहुत सारी जो हैं अभी उस पर रिजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट की, वो मामला अभी पेंडिंग है। तो इस सिलसिले में पीटीआई ने अदालतों से रुजू किया है और कहा है ये जो बहाम है, ये जो कंफ्यूजन है आइन में, इसके ऊपर तशरीह करके कोई ना कोई डिक्लेरेशन करें। अभी तक वो डिक्लेरेशन या जो जजमेंट फैसला अदालत का नहीं आया, इसलिए ये बहाम चल रहा है। लेकिन इस पे क्लियर कट कोई ओपिनियन नहीं। मेरी जाती राय ये है कानून को समझते हुए कि होना ये चाहिए था कि ये एक साथ ही रेजिग्नेशन, जो सब ने एक साथ रिजाइन किया था, इसलिए रेजिग्नेशन उनकी एक साथ ही एक्सेप्ट होनी चाहिए और एक साथ ही उन सारी सीटों पे इलेक्शन होना चाहिए। ये मेरी राय है, लेकिन उस पर कोई क्लियर कट आइन में कोई ऐसी प्रोविजन या ऐसी कोई शिक नहीं जिसको मैं कोट कर सकूं। अली जफर साहब, क्या इस पूरे मामले के अंदर असेंबली के रूल्स भी खामोश दिखाई देते हैं कि अगर कोई रुकन पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत नहीं करता और एक लंबे अरसे तक नहीं करता तो उसकी रुकनीयत मुअत्तल कर दी जाए? जी, पहले नहीं था, लेकिन अब एक कानून आया था ऑर्डिनेंस के जरिए जिसमें ये शिक लगाई गई थी कि अगर कोई कुछ काफी अरसे तक वो नहीं सेशन अटेंड करते तो उनकी ऑटोमेटिकली रुकनीयत जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया है और इस वक्त जो पोजीशन है उसके मुताबिक मेरी नज़र में ऐसी कोई शिक नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपकी जो है ख़त्म हो जाए असेंबली में मेंबरशिप। अली साहब, 2 सवालात हैं आपसे जानना चाहेंगे। एक तो तोशाखाना केस, उसमें आप ही पेश हो रहे हैं और बड़ी आपने उसमें स्टडी भी की है, उसमें खान साहब को नाअहल करार दिया गया था। उस केस का अब क्या बना हेयरिंग में, और कब है इसकी या फाइनल, इतना डिले क्यों हो गया? और दूसरा, क्या हुकूमत के पास जितनी इस वक्त कौमी असम्बली में तादाद है, क्या इस तादाद में वो कोई ऐसे कानून पास कर सकते हैं कि मज़ीद वो चाहें कि उनके इलेक्शन 6 माह या साल ना हो और उन्हें इतना टेन्योर मिल जाए? ये दूसरे सवाल का पहला जवाब देता हूँ मैं, पहले जवाब देता हूँ। दूसरा सवाल तो बड़ा सिंपल है कि चूँकि आइन में फैसला किया गया है
कि आपकी जो एक असेंबली है वो 5 साल के लिए होगी और उससे आगे एक दिन भी नहीं चल सकती। इसलिए कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो इसके खिलाफ बने और वो टाइम एक्सटेंड कर दे। वो कानून आइन के खिलाफ होगा, इसलिए वो कानून गैर आइनी और कलअदम करार दे दिया जाएगा अदालत के जरिए। तो वो दूसरे सवाल का तो ये जवाब है। पहला सवाल आपने तोशाखाना का किया था। तोशाखाना वाला जो मामला है वो बिल्कुल मेरी नज़र में एक बेबुनियाद झूठा मुकदमा बनाया गया है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है और मुझे यकीन है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है, चूँकि वो बिल्कुल कानून के और हक़ाइक़ के खिलाफ है, इसलिए वो हाई कोर्ट में उसकी अपील की गई है और उसकी समाअत इस जुमेरात को है और मुझे यकीन है कि उस समाअत को हमारी बहस सुनने के बाद इंशाल्लाह अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को सस्पेंड कर देगा और कलअदम करार दे देगा और उसको सेट असाइड कर देगा। तो ये इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि ये इतना गलत मुकदमा बनाया गया था और इतना यानी बेबुनियाद था, इतना हक़ाइक़ के खिलाफ था, इतना कानून के खिलाफ था कि वो उसको ज़्यादा देर चलने की गुंजाइश नहीं। अली ज़फ़र साहब, जिस तरह जरदारी साहब ने ये बात की कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं और नाअहल भी हो सकते हैं, खान साहब का तो ये मानना है कि मेरे ऊपर तमाम जो केसेस हैं वो सियासी इंतकाम के ज़रिए बनाए गए हैं। आपको खदशा क्या है कि किस केस को बुनियाद बना के ऐसा इकदाम उठाया जा सकता है? ये देखें, चूंकि केस अदालतों में है तो अदालतों में मुझे यकीन है, तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई भी ऐसा मामला है जो कि अदालत इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला करेगी इसमें। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत बार बार कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ मुकदमात फाइल करे और इसी तरह अपनी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके ज़रिए खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश करे। वो जहाँ जहाँ उन्होंने कोशिश की है फिलहाल तो नाकाम ही हुई है उनकी कोशिश और अदालतों ने खान साहब को या बेल दे दी है या उनको जो रिलीज चाहिए था वो दे दिया है। तो इसलिए उनको वो डेस्परेट हो गए हैं पीटीएम वाले, उनको कुछ मिल नहीं रहा खान साहब के खिलाफ और छोटी छोटी चीज़ें। जफर साहब, एक आखिरी सवाल, इसका जवाब चाहिए, थोड़ा सा बता दें ज़रा। अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील करते हैं वज़ीर आला, तो क्या गवर्नर जो है इस पर फैसला देने या गवर्नर इस पर असम्बली पर साइन करने में ज़्यादा वक्त लगा सकते हैं या 2 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला होना ज़रूरी है? ये 2 दिन के अंदर अंदर या फैसला कर दें वरना वो ऑटोमेटिकली फैसला हो जाएगा। यानी गवर्नर के पास इतना ही इख्तियार है कि 2 दिन की मोहलत है और 2 दिन के अंदर आपको दस्तखत करने हैं, नहीं करते तो आईनी एतबार से वो फैसला सादिर हो जाता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इसी सियासी मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत की राय लेंगे कि वफाकी हुकूमत के इस वक्त इक़दामात क्या हैं और उनके इरादे क्या हैं। कहीं नहीं जाएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। वो जो कहते रहते थे बार बार के धौंस और धमकी को हम नहीं मानेंगे, मुज़ाकरात की मेज़ पर आना है तो आगे बढ़िए, आइए, जब उन्होंने आगे आने का इशारा दे दिया, खुद के अंदर नरमी पैदा कर ली, तो वफाकी हुकूमत अब एतराज़ात उठाने लगी है। वफाकी हुकूमत अब ये कहने लगी है कि हम नहीं बैठेंगे। वफाकी हुकूमत अब किस परेशानी में है? या वफाकी हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है, या वफाकी हुकूमत को ये लगता है कि मुआशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर होने लगे हैं जिससे हमारी अवामी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा? वफाकी हुकूमत के इस वक्त प्लान क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम ये लगता रहा कि ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, मईशत को तबाह करना चाहते हैं, मिसाक जमहूरियत नहीं करना चाहते। अब वो एक कदम आगे बढ़े, अब आप एक कदम पीछे हट गए, वजह क्या बनी? देखिए, कोई ना कदम कोई आगे बढ़ा है ना कोई पीछे हटा है। देखिए, ये बात करना
कि हम अगर मुज़ाकरात कर ले, नहीं तो हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। देखिए, कंडीशनल कोई किसी जगह भी दुनिया में आपस में बातचीत नहीं होती, अनकंडीशनल बातें होती हैं। ये आप कंडीशन पहले लगा दें, नहीं अगर ये करेंगे तो ये कर देंगे, धमकियां दे के तो ना करें ना। या हम लॉन्ग मार्च करेंगे, आप इलेक्शन की डेट दे दें। मेरे दोस्त इमरान खान साहब बड़े समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि जब उन्होंने कहा अगर वो बैठना चाहते हैं तो आए, बैठे, खुले दिल से बैठें। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो भी दोनों पार्टियां, तमाम पार्टियां अपने अपना पूरा उनका जो मकसद है वो हासिल हो जाएगा। इलेक्शन 4-5 महीने का तो कुल फर्क है, बैठ के तय हो जाएगा। थोड़ा बहुत इधर और उधर होके शेख साहब समझने की बात है ना, समझने की बात है। अगर उन्होंने कहा है, अगर चलें आपकी नजर में ये धमकी सही, उन्होंने कह दिया कि असेंबली तहलील करने से पहले आप मुज़ाकरात कर लें, समझने की बात है। हुकूमत कहती है आप ये बात ना करें, वैसे आके बैठें, तो ये भी तो एक शर्त है। अगर पीटीआई समझे तो वो भी कहेगी आप शर्त लगा रहे हैं, बिला मशरूत मुज़ाकरात करने, तो आप आइए। कौन सी शर्त है? हम तो कहते हैं हम तो कहते हैं बगैर किसी शर्त के हर कोई शर्त आए, बैठे, मुल्क के लिए बैठे, मुल्क की बेहतरी के लिए। और जो इलेक्शन की बात है वो तो होगी ना, इलेक्शन तो उसमें जब बैठेंगे तो बातें और भी टॉपिक होंगे, बैठ के टॉपिक हों। कोई कंडीशन लगाए बगैर आपस में, वो पॉलिटिशियंस का काम है कि क्या करते हैं एक दूसरे से, यही तो हमारा काम है कि हम रास्ता निकालते हैं, कोई मुल्क की बेहतरी के लिए हम रास्ता निकालें ना, और निकल आएगा। मैं समझता हूँ अब थोड़ा सा आपस में दूरियां जो है ना वो खत्म हो रही है। बात की है कि मुल्क के लिए करना चाहिए। अब ये तो मुझे बता दें, मुल्क के लिए सच्चा कौन है, झूठा कौन है, मुफ्ता इस्माइल या इसहाक डार? आजकल बड़ी दोनों के आपस में सर जंग चल रही है। मुल्क जो चल रही है, इकनॉमिक में जो होता है ना, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और लोग फैसला करते हैं, हर कोई अपना नज़रिया दे रहा है। देखिए, हमारी जो मईशत की कंडीशन है वो बहुत अरसे से, पिछले 30 साल से ख़राब होती जा रही है। मैं अक्सर कहता हूँ कि 30 साल पहले इंडिया हमसे 4 गुना था, आज 12 गुना हो गया। इंडिया का इसका जो रेवेन्यू है हमसे 20 गुना हो गया है। हमारे पास तो रेवेन्यू में नहीं बढ़ रहा, और किसी को, ये 30 साल की बात कर रहा हूँ, किसी एक पे इल्ज़ाम लगाना ये सरासर ज्यादती होगी। हम सब ने मिल के इस मुल्क को जो आगे बढ़ाना था नहीं बढ़ा। देखिए, 15 सालों से तो जमहूरी हुकूमतें चल रही ना, कोई तसलसल है, कोई तीनों पार्लियामेंट 5-5 साल असम्बलियाँ कायम रही हैं, फिर भी रिजल्ट तो नहीं आया। 15 साल पहले पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है? हम कोई तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं ना। शेख साहब इसमें एक सवाल लें कि आप पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में शुमार होते हैं, अच्छा कारोबार है आपका, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, मैं ये नहीं कहता कि तरक्की की मेराज पे होगा कारोबार, उस वक्त बेहतरी थी या आपके कारोबार में अब बेहतरी है? मेरा कारोबार तो देखिए, कारोबार तो साइकिल होता है, वो चलता रहता है, नीचे भी होता है ऊपर भी होता है। वो मुख्तलिफ दौर में मेरे ज़ाती कारोबार की तो बात नहीं हो रही, बात है मुल्क की मईशत की। मईशत में आप भी तो मुल्क में कारोबार कर रहे हैं, आप कौन सा इंडिया में कर रहे हैं साहब? आपका कारोबार मुल्क में चलेगा तो आपके कारोबार से नहीं, मेरे कारोबार से मैं, लेकिन राणा साहब मैं आपको सही बताऊं, मेरे कारोबार के लिए या किसी भी कारोबार के लिए ना, कोई इमरान खान की हुकूमत या नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इतना असर नहीं करती। दुनिया की प्राइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई हैं इन 2-3 सालों में। लेकिन $0 तेल था, जब वो $140 हो गया, आज वो फिर 80, 85, $90 है। तो हमें कितने में मिल रहा है? चीज़ें होती है, अगर आवाम को कितने में दे रहे हैं शेख साहब? अगर आवाम को तो जो हमारी कास्ट आ रही है हम तो वही दे रहे हैं, क्योंकि डॉलर का जो रेट हो रहा है ना, जो सूरत हाल है, हम उसके ऊपर जो IMF की कंडीशन है ना, सेल टैक्स की, सेल टैक्स पूरा ले और उसके लेवी लाए, पेट्रोलियम लेवी जो कि PTI की हुकूमत ने तय की थी ना, वो लगा के हम कोई उसमें नफ़ा नहीं कमा रहे, और ना पिछली हुकूमत कोई कमा रही थी। इसलिए इस पर किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, इकनॉमिक मैटर्स जो है ना ये कम्प्लेक्स हैं, और कोशिश हर एक ने की है, लेकिन पहले हमें स्ट्रक्चरल चेंज करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अखराजात ज़्यादा है, हम रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। रेवेन्यू किसी हुकूमत ने बढ़ाया, रेवेन्यू 10% हर साल बढ़ा या 15% बढ़ा, लेकिन हमें और ज़्यादा बढ़ाना है, 25% बढ़ना चाहिए था। इंडिया का रेवेन्यू उनकी कौमी आमदनी का 17% है, जो हमसे 20 गुना है। इंडिया की इकानमी 12 गुना है, हमारी कौमी आमदनी का 9% है। तो ये रेवेन्यू मैं तो कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब से कह चुका हूँ। ये तो बता दें, चूँकि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि मियाँ साहब आएंगे, बड़े मियाँ साहब, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे।
अब अल्लाह ने उन्हें सेहत कामला भी अता फरमा दी है, वो यूरोप का भी टूर करके आ गए हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी रह के आ गए हैं, इटली के एक जजीरे में भी रह के आ गए हैं। तो क्या मियाँ साहब को अब पाकिस्तान आ नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल आ जाना चाहिए, हम सब की ख्वाहिश है और हमारा दिल है, हम उनको लिए उनको कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आएँ, क्योंकि मियाँ साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं और बड़ी उनके लोग, उनका बड़ा उनकी चाहत है उनमें, तो उनको आना चाहिए। उनके आने से हम सब का मॉरल जो है वो आगे बढ़ता है, बूस्ट होता है। तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब जल्द आ जाएंगे, वो भी समझ रहे हैं कि नहीं। फिर क्यों? देखिए आप तो तंदुरुस्त हो गए ना, अब तो बीमारी बहाना रही नहीं ना, बिल्कुल। अब तो माशाल्लाह अच्छे हासे हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र से अता फरमाए। तो आपकी ख्वाहिश है, आपकी पूरी पार्टी की ख्वाहिश है, तो क्या मियाँ साहब की ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान आने की? जी मियाँ साहब की भी बिल्कुल ख्वाहिश है। मैं उनको आ गया ना, टिकट के महंगे पहले गया था ना, तो उनसे एक तफसील से तो मियाँ साहब से आ जाएंगे उनके लिए। मैं को मियाँ साहब से आ जाए उनके लिए, टिकट कौन सा मसला है? अब तो पासपोर्ट भी मिल गया। जी आ जाएंगे इंशाल्लाह, उनके लिए कोई मसला नहीं है। ये तो शेख साहब आप मुझे अल्लाह के फजल करम से, ये मुझे आप 1.5 साल से कह रहे हैं और मियाँ साहब जब से गए हैं उस वक्त से कह रहे हैं। ये बात सही है। हाँ, तो फिर अगले साल ही इंतजार। ये बात दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। हमारी ख्वाहिश है जी कि वो जल्दी आ जाए और मैं समझता हूँ जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह जी, सही सलामत इंशाल्लाह। बाकी तो हालात जो चल रहे हैं, अब सब पार्टियों को तो रजामंद करें ना कि आके बैठ के फैसले करें। अब नई इस्टेब्लिशमेंट आ गई है, वो एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी है। ये मोहम्मद इलाही ने जो बात कर दी, ये क्या है? ये तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ में ये बात आई कि एक तरफ तो बाजवा साहब आउट ऑफ द वे उनको सपोर्ट कर रहे थे, ये मोहम्मद साहब ने कहा है, और फिर उसके बावजूद वो शिकायत कर रहे हैं। मैं कहता हूं कितनी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छी बात आपने की और इस पे होनी चाहिए। इस पे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को तो फौरी स्टैंड लेके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर देनी चाहिए। देखना ये तो होना चाहिए ना, मुस्लिम लीग को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर देनी चाहिए। अरे यार ये क्या हो रहा है? या असेंबली में एक रारदात पेश करें ना, असेंबली में एक असेंबली में ठीक है। देखिए हम हर चीज अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल मामला, चले मैं आप इंतजार करूंगा कि असेंबली में किस दिन आपकी जमात का रारदात पेश करती है। मैं कह रहा हूं कि अब मैं इंतजार करूंगा आपकी अमन पसंद, आपकी असूल पसंद जमात कितने सालों में असेंबली में ये करारदाद भेजेगी। ये किधर करेगी? मैं भी नहीं समझता कि असेंबली में होगी, होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ यही तो हालात है ना। बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन की बात आई तो सब पार्टियों ने, पहले तो मुखालफत कर रहे थे, सब पार्टियों ने सपोर्ट कर दी। ये तो बता देना, ये भी तो कह देना कि वहां पे कुरान पाक पे हलफ कौन दे के आया था आपकी पार्टी का? जी पता, मुझे तो नहीं पता जी कि आपको पता है, हो सकता है जो आप कह रहे हैं वही हो, मुझे नहीं पता। कोई चले मैं किसी ने हलफ दिया था, कईयों ने दिया था जी। आगे बढ़ता हूँ शेख साहब, इस वक्त आप ये देखिए, आप ये कहते हैं मईशत को बेहतर करना है, लेकिन मईशत को बेहतर किस तरीके से करेंगे? एक रिपोर्ट के मुताबिक 88% पाकिस्तान के सरमायाकार जो हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है वो सही समत में नहीं है। उसके अलावा सुई सदरन, सुई नॉर्दर्न, PSO, ऑयल कंपनीज जितनी हैं उनके इस वक्त पैसे कितने देने वाले हैं, वो कितनी दिवालियापन का शिकार हो चुकी हैं, इस सब का इदराक आपको होगा। तो अभी तक इस्लाहात नहीं हो रही, आप मईशत को मुस्तहकम किस तरीके से करेंगे? हम सबको ना जी फुर्सत नहीं है सियासी मामलात को निपटने में ना, हमें मईशत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। मैं क्या करने आया था आप बताइए राना साहब, आप मुझे जानते हैं 30 साल से मैं कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए, मैं तो यही सोच के आया था कि मैं कोई कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमसे कौन पूछता है, कौन हमसे कोई सलाह लेता है? बात तो ये चंद लोग हैं पाकिस्तान में सब पार्टियों के पास, और वो पता नहीं कहाँ से आते हैं। वो हमारे हम कारोबारों में उनको नहीं देखते। हम मईशत के लिए उनको, जो आम लोगों के पास जिनके पास मईशत है, वो ये लोग नहीं हैं। यही एक दोबारा बार बार आ जाते हैं और वो अपनी बातें करते हैं। अल्लाह जानता है कि मईशत के बाद ना किसी से मशवरा लेते हैं। अब मैं आपको कह तो रहा हूं कि 30 साल हो गए मुझे, और क्या मेरा मकसद था? मैंने अपने कारोबार का भी नुकसान किया, लोगों की भी बातें सुनी कि आपको क्या हो गया, आपने क्या इसमें हाथ डाला है आपने। लेकिन बावजूद उसके मैं कोई सिर्फ ये तो नहीं, लोगों में मैंने कहा ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करो ताकि मौका मिले उस असेंबली
असम्बली में उस जगह आए जहाँ पे पॉलिसियाँ बनती है। यकीन जानिए मैंने कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब को व्हाट्सअप की है कि मैं तो बड़ा मायूस हूँ कि क्या हो रहा है, आपने तो करो, मिलजुल के तो चलो। बहुत अच्छी बात आपने की शेख साहब, आपने व्हाट्सअप भी किए, जवाब नहीं आए, वो नहीं आए जो आने चाहिए। आप जिस मकसद के लिए आए वो मकसद हल नहीं हुआ, तो क्या दोबारा इलेक्शन आप लड़ेंगे? तो अगर लड़ेंगे तो क्या नून लीग से ही लड़ेंगे जहां से आपको मायूसी मिली? देखिए ऑप्शन पाकिस्तान में लिमिटेड होते हैं, 2-3 ही पार्टियां होती हैं ना, और जिस पार्टी के साथ बंदा होता है बड़े अरसे से मैं उस पार्टी की तरफ हूं, लेकिन उस पार्टी को भी तो चाहिए कि हमें कोई मौका, मैं जिस पर्पज के लिए आया था, अगर तो वो पार्टी आपकी कदर ही नहीं करती, जब वो पार्टी कदर नहीं करती तो क्या उसमें रहना चाहिए? कदर नहीं की जी, बिल्कुल। लेकिन नहीं, क्या करना चाहिए मुझे बताइए ना, लोगों के पास ऑप्शंस कितने हैं? पार्टियां हमारे यहाँ तो वही होती हैं जो, और कोई उनकी सपोर्ट करता है। पार्टियां जो आती हैं ना, और पार्टी के अंदर भी मशवरा नहीं होता, चंद लोग होते हैं जिनकी सारी बातें होती हैं और किसी से मशवरा नहीं होता। अब हमारे यहाँ ये अभी मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी है, मैं उसकी कई चीज़ों को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ को कहता हूँ कि दूसरों से बेहतर है, लेकिन मशवरा जब आप जब से हुकूमत है, हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग ही नहीं होती। अब बताइए क्या करें हम? फाइनेंस कमेटी में जो मामले उठाते हैं उसका सही जवाब नहीं दिया जाता। अब स्टेट बैंक ने जो कुछ पिछले दिनों बैंकों ने बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त सियासत से लोगों को वक्त नहीं मिल रहा, फुर्सत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मईशत बेहतर नहीं हो रही। लेकिन यही वो वक्त है कि जब मईशत को बेहतर किया जा सकता है, बसूरत दीगर हमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।